नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए आज एक बड़ी खुशखबरी है। यात्रा जो वार्षिक यात्रा है 2021 की, श्री बाबा बर्फानी की यात्रा, श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो 28 जून से शुरू होगी और 22 अगस्त तक चलेगी। हालांकि पिछले साल ये यात्रा नहीं हो पाई, हम सब जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप के चलते ये यात्रा नहीं हो पाई थी और उस यात्रा को लाइव जरूर किया गया था। यानी उस बाबा बर्फानी के भक्तों को खुश करने के लिए या उनकी आस्था को बरकरार रखने के लिए इस यात्रा की लाइव आरती जरूर दिखाई जाती थी, लेकिन यात्रा नहीं हो पाई थी। एक साल इंतज़ार करना पड़ा बाबा बर्फानी के भक्तों को। आज एलजी मनोज कुमार सिन्हा की अगुवाई में श्राइन बोर्ड की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ये फैसला लिया जाता है कि यात्रा करवाई जाएगी। हम सब जानते हैं कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, केसेस आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद भी ये फैसला लिया गया है कि एसओपी को फॉलो करते हुए जिसमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और सैनिटाइज करने की बात कही गई है, उसके बीच में यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। आरती भी लाइव होती है और साथ ही साथ में जितने भी जो पहले से जो नेसेसरी एक्शंस लिए जाते थे वो भी लिए जाएंगे और उसके साथ साथ लंगर लगाने की भी अनुमति दी है। लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है और ख़ास तौर पर अनंतनाग और गांदरबल जिला प्रशासन की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बन जाती है कि वो इस यात्रा को पीसफुली और अच्छे तरीके से कंडक्ट करें। 2021 के लिए अमरनाथ यात्रा की जो तिथियों की घोषणा हुई है 28 जून से लेकर के 22 अगस्त तक, हम उसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस यात्रा को लेकर के भोले बाबा के भक्तों में बहुत उत्साह है, स्पेशली क्योंकि पिछले साल कोविड की वजह से बहुत सारे भक्त यात्रा करने से वंचित रह गए थे। इस साल हम आशा करते हैं कि एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी और 370 टूटने के बाद पहली बार एक फुल फ्लेज्ड यात्रा अपनी संख्या के हिसाब से पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। प्रशासन भी इस वक्त जिस तरह से अरेंजमेंट कर रहा है, जो बात हमें अखबारों के माध्यम से ज्ञात हुई है, उस सारे कार्यों के लिए, उनकी सारी योजनाओं के लिए हम उनकी सराहना करते हैं। और ये जो नए उपक्रम जैसे बैटरी कार चलाना 2 मील तक और उसके अलावा बाकी सुविधाएं जो बन रही हैं, उसके लिए हम श्राइन बोर्ड के बहुत बहुत आभारी हैं। और एक बार फिर से मैं आपके माध्यम से श्राइन बोर्ड को भी बधाई देता हूं जो उन्होंने ये शेड्यूल जारी किया है, और भक्तजनों को भी बधाई देता हूं कि यात्रा के लिए वो तैयार हो जाएं। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज ही के दिन अमरनाथ श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और JNK यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये एक अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मीटिंग की। मीटिंग के अन्य सदस्यों के साथ एक फैसला लिया गया कि इस साल वार्षिक अमरनाथ यात्रा 28 जून को शुरू होगी और 22 अगस्त तक चलेगी। इस फैसले को हम बिल्कुल वेलकम करते हैं कि पिछले कई सालों के अगर देखा जाए अमरनाथ यात्रा, पिछले 2 साल में जब ये यात्रा चली थी, ऑल ऑफ सडन यात्रा को रोका गया था और अब्रोगेशन 370 और 35 के बाद ये यात्रा स्थगित की गई थी। और जबकि पिछले साल ये यात्रा होने जाने की थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में कोविड पैंडेमिक चल रहा था, उसके कारण ये स्थगित की थी। ये अमरनाथ यात्रा क्योंकि पूरे इस टूरिज्म फ्रेटर्निटी के साथ जुड़े हुए लोग बेसब्री के साथ इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि एक गोल्डन पीरियड है। पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए तो पर्यटन के साथ जुड़े हुए लोग जिनका जो बिजनेस बहुत लोअर स्टेप के ऊपर है, लेकिन इन दिनों यात्रा पूरी अच्छी चलने के कारण यहाँ का बिजनेस अच्छा फूलता है। कश्मीर के लोगों का भी बिजनेस अच्छा चलता है, जम्मू के लोगों का चलता है। इसको अब हम बात करेंगे फॉर्मर लेजिस्लेचर्स की। फॉर्मर लेजिस्लेचर्स की वेलफेयर काउंसिल बनी है। उस काउंसिल ने आज पहली मरतबा लंबे अंतराल के बाद मीटिंग की। काजी जलालुद्दीन जो फॉर्मर लेजिस्लेटर है, उनकी अगुवाई में ये मीटिंग की। इस मीटिंग में हर एक लेजिस्लेटर ने मौजूदा हालात पर चर्चा की और सभी ने सर्वसम्मति से कहा कि केंद्र सरकार को जल्द ही यहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करना है। लोग जो है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट से नाराज हैं, एलिनेशन है लोगों में, लिहाजा एक पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनका कहने का ये मतलब था कि जल्द से जल्द विधानसभा के चुनाव करवाए जाए और
जो स्टेट का है वो स्टेटस बहाल किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे इशू टेकअप किए, जैसे कि जो माइनिंग का मसला है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े, डेली वेजर सड़कों पर उतरे हुए हैं, धर्मार्थ ट्रस्ट के लोग हड़ताल करें, जितनी हड़तालें चल रही हैं, लोगों को जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, सब पर चर्चा की। ये लेजिस्लेचर पहले सिक्योरिटी को लेकर के करते थे, लेकिन आज वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से प्रिवेल करे। आइए देखते हैं क्या कहना है काजी जलालुद्दीन। आज हमारी एक मीटिंग एक्स-लेजिस्लेटिव वेलफेयर काउंसिल जम्मू कश्मीर की मुनक्कद हुई, जिसमें मेरे कोर ग्रुप के साथी मौजूद थे। उसमें मुत्फिका तौर ये फैसला हुआ कि हम अपने मुश्किलात और मुतालबात जो हैं वो जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के सामने रखें और उम्मीद रखते हैं कि उन पर अमल आवरी हो। नंबर 1 कि रियासत में हम चाहते हैं कि सियासी अमल जो है उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है और उसमें सबसे किरदार जो है वो एक्स-लेजिस्लेटर का है। उनकी तवज्जो देने की ज़रूरत है, उनकी खिदमत को अमल में लाने की ज़रूरत है। अफसोस की बात तो ये है कि यहाँ पे सिक्योरिटी जो है, जिनको ज़्यादा खतरा है एक्स-लेजिस्लेटर का, उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है। हम चाहते हैं कि उनको जिनसे वापस ली गई उनको सिक्योरिटी वापस दी जाए। यहाँ बेरोज़गारी का मसला है, बेकारी का मसला है, यहाँ उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ जो ये डेली वेजर जो रोज़मर्रा हड़ताल करते हैं, सड़कों पे हैं, उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और महंगाई जो मतलब डीजल को ले लें, पेट्रोल को ले लें, उसकी जो बड़ी महंगाई है तो उसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ जो मटेरियल है, बिल्डिंग मटेरियल, वो पंजाब से आता है और यहाँ जम्मू वाले बेकार बैठे हैं। तो हमारी गुजारिश है कि इन बातों की तरफ तवज्जो दी जाए और यहाँ के जो मसाइल जो हैं उनको हल किया जाए, ये हमारी गुजारिश है। तो इस मीटिंग में फिरदौस अहमद टाक भी थे, जो फॉर्मर MLC हैं। उन्होंने भी कहा कि ये वक्त है, इस वक्त पॉलिटिकल प्रोसेस को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिज्यूम किया जाए और जो ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है उससे लोग नाराज हैं। लिहाजा उन्होंने भी इस चीज़ की मांग की है कि जल्द से जल्द स्टेटस बहाल किया जाए और एक पॉपुलर गवर्नमेंट का गठन किया जाए, विधानसभा की चुनाव जल्द से जल्द करवाए। देखिए, वक्त की ज़रूरत है कि हम लोग अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर और अपनी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स से उठकर हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। मैं मुबारकबाद दूंगा जम्मू कश्मीर एक्स लेजिस्लेटर काउंसिल को कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक्स लेजिस्लेटर, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर लेजिस्लेटर, फॉर्मर जो विधायक हैं, वो सब मिलकर जो है इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के हालात पे जो चर्चा हुई है और सबकी तरफ से एक साझा जो कंसर्न है वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल प्रोसेस को रिज्यूम करने में डिले हो रहा है, जो ताख़ीर हो रही है, उससे न इस मुल्क को फ़ायदा है न जम्मू कश्मीर को फ़ायदा है। जो करंट डिस्पेंसेशन, जो करंट प्रोसीजर है और जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वो एक टेम्परेरी फेज़ है और जितना हम इसको लंबा लेके जाएंगे वो उतना ही इस मुल्क के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है नुकसानदेह होगा। हमें उम्मीद है कि इस कौंसल के ज़रिए जो इस वक्त मुतालबात किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो इस वक्त डिस्पेंसेशन है, रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उनके कानून तक पहुंचेगी और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर को में दोबारा लोगों को अपनी हुकूमत, अपने चुने हुए नुमाइंदे बनाने का मौका मिलेगा। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि सिद्धरा एरिया में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया गया है और ढाबों को भी बंद कर दिया गया है। ये कोर्ट के डायरेक्शन पे आज उनको सीज करने जाया जा रहा था। एक जो प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा, उसका पुरजोर विरोध हुआ और लोगों ने जमकर उसका विरोध किया। अगली कार्रवाई कल की जाएगी, देखते हैं क्या होता है, लेकिन लोगों में रोष बरकरार है। हमारी फैमिली अंदर रहती है।
अफसरों को पैसा चढ़ा हुआ ऊपर, इसीलिए हमारे ऊपर आज एक्शन हुआ है। एक साल आगे इधर देख ले, सिविल में आगे देख ले, अगर कोई चीज लगती है वो जड़ा कोई करता है, जड़ा जिससे लगती है उसको फांसी दे दो। हमें कोई तरह नहीं, जो गलत करता है सवाल ही क्या, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उनके ऊपर होना चाहिए, बाकी सारा बंद सारे कर देना। सारे गरीबों को क्यों मार रहा है? सर स्टे ऑर्डर है 328 पे, हम सीलिंग कर रहे हैं 8-1 में इलीगल कंस्ट्रक्शन। 8-1 का नोटिस दिया गया हमें पहले? 8-1 का नोटिस नहीं होता। क्या 8-1 का नोटिस दिया कोई पहले? 8-1 स्टे आया है, 8-1 का ऑर्डर होता है, 7-1 का दिया हुआ है, 7-1 शो कास्ट दिया है, उसके बाद 8-1 में सीलिंग हो रही है। जो आप सील कर रहे हैं, सीलिंग करके ऑर्डर दे रहे हैं ना, पेश भी कर रहे हैं वहाँ सीलिंग का ऑर्डर। कौन सा बताएं इनको ऑर्डर की वजह जो आप बोल रहे हो ऑर्डर वो कहाँ है? ऑर्डर 7-1 ऑर्डर को दिया, हमें दिया इन्होंने, दिखाएं अगर इन्होंने दिया तो। किसी के बाद मालकी में तो है सर, मैं कह रहा हूँ लेकिन आपकी लीगल है कंस्ट्रक्शन 20 साल पहले की बनी है, 25 साल। दर्शकों, 1 साल के बाद थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है, यानी कोविड-19 के कारण कलाकार भी तंग बढ़ गए। हर एक सेक्टर पर असर सीधा कोविड-19 का हुआ और वैसा ही कला संस्कृति पर भी इसका सीधा असर पड़ा। अब अभिनव थिएटर खोल दिया जा चुका है और गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन सोमवार से एक थिएटर फेस्टिवल जो सालाना इजलास रहा करता था, एनुअल फीचर होता था, वो नहीं हो पा रहा था। इस बार सोमवार से एनुअल फीचर होगा और कलाकारों में खासा उत्साह है, क्योंकि कलाकारों को अपनी कला दिखाने का अवसर जरूर चाहिए। आइए पहली बात तो ये है कि कोई बहुत बड़ा लंबा अरसा नहीं है जब ये थिएटर फेस्टिवल होने जा रहा है। मात्र लास्ट ईयर में सबको मालूम है कि कोविड की वजह से जो प्रोटोकॉल है वो करना था और सभी एक्टिविटीज़ बंद थी। सो देयरफॉर वो हमारी ये एक्टिविटी भी बंद थी। लेकिन अब इस ईयर तो जो है हम इसको कर रहे हैं। 15 नाटक इसमें हैं, हिंदी के हैं, डोगरी के हैं, पंजाबी के हैं। और ये फेस्टिवल जो है 15 मार्च को यानी परसों स्टार्ट होगा, शुरू होगा और 29 को ख़त्म हो जाएगा। रोज़ शाम को 5 बजे यहाँ पे मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी जो नाटक के प्रेमी हैं, नाटक देखना चाहते हैं, एक्टिविस्ट हैं, कलाकार हैं, राइटर हैं और हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनको ये पसंद है ये विधा, तो वो ज़रूर लोकल टैलेंट जो हैं, यहाँ के ग्रुप्स जो हैं, रोज़ का एक नाटक शाम को अभिनव थिएटर में, समय फिर बता रहा हूँ 5 बजे आप आइए और इनको मतलब थोड़ा सा प्रोत्साहन कीजिए, क्योंकि ये लोकल थिएटर ग्रुप्स हैं। एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स का फेस्टिवल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एमेच्योर तरीका है। तरीका इनका जो है वो टोटली प्रोफेशनल है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सीधे नाटक नहीं आ रहे हैं करने के लिए। एक प्रोसेस लंबा प्रोसेस है कि पहले आप स्क्रिप्ट्स लेते हैं, फिर उसके बाद वो स्क्रिप्ट रिव्यू होती है, फिर उसके बाद उनको रिहर्सल्स के लिए बुलाया जाता है। रिहर्सल के लिए भी एक्सपर्ट्स हैं और जो स्क्रिप्ट्स होती है उसके लिए भी एक्सपर्ट्स हैं। और जब फाइनल होने जा रहा है 15 को, तो उसके लिए भी हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो देते हैं। और हम इनको 50,000 रुपया एक नाटक का करने का देते हैं। और इसी तरह से बाकी दूसरे वार्ड भी हैं, जैसे कोई भी फर्स्ट प्ले आता है तो उसको 15,000 रुपया और सेकंड प्रोडक्शन जो है उसको 10,000 रुपया। इस तरीके से इनाम है। बेस्ट एक्टर है, बेस्ट एक्ट्रेस है, बेस्ट कॉस्ट्यूम्स है, बेस्ट लाइट्स हैं, बेस्ट सेट है। तो इस तरह के और भी इनाम जो हैं यहाँ हम देते हैं। बच्चों का एक इनाम है, छोटे बच्चों का, बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं। दर्शकों, इस फेस्टिवल को लेकर के खासा उत्साह है। कलाकारों के अलावा जो एकेडमी है, एकेडमी के लोगों में भी उत्साह है। जो लंबे समय से अभिनव थिएटर के रखरखाव का काम करते हैं वो भी 1 साल तक इंतज़ार करते हैं। यानी हर एक सेक्शन को इस फेस्टिवल को लेकर के खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुना है ये पिछले नाटक को ही, जो पिछले वर्ष जो होना था वो नहीं हो पाया था, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। यानी जम्मू के दर्शकों को एक और नाट्य उत्सव भी देखने को मिलेगा।
तो पहली बात खुशी की बात है कि हम कोविड से थोड़ा उभर के बाहर आए हैं। पिछले वर्ष तो कोई भी गतिविधि नहीं हो पाई थी। इस वर्ष नाट्योत्सव हो रहा है और 15 नाट्य संस्थाएं जो हैं वो पूरे जोश के साथ इस समय नाट्योत्सव की तैयारियां कर रही हैं। रिहर्सल में भी मैंने देखा, रिहर्सल दिखाने के लिए जो जोश कलाकारों में दिख रहा था, उससे लगता है कि नाट्योत्सव अच्छा रहेगा। फिर कोई चीज़ बुरी नहीं होती, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। जैसे जम्मू के लोगों को पता है कि नाट्योत्सव होने जा रहा है, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि जो कलाकार इतने वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत करके आप लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम ऑडिटोरियम में आएँ, अभिनव थिएटर में आएँ, नाटक देखें। अच्छा बुरा तो चलता ही रहेगा, लेकिन कलाकार को तालियों का इंतज़ार होता है और तालियों के लिए दर्शक का होना ज़रूरी है। देखिए सिंह साहब, बात ऐसे है कि मंच जो है ना, वो हर दिन नया होता है। आप एक नाटक को चाहे 30 बार खेल चुके हों, लेकिन हो सकता है 31वीं बार जब खेलने जाएं तो आपसे वो परफॉर्मेंस ना निकले जो पहली बार हुई हो। तो कलाकार हमेशा मेहनत करता है, उसकी मेहनत जो है वो कैसी रही, लोगों को कैसा लगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उम्मीद है कि अच्छा रहेगा, और ये अच्छा तभी रह सकता है जब कलाकार को हौसला अफजाई मिलती रहे। और मैं कहूँगा कि नाट्योत्सव सिर्फ हमें नाट्योत्सव तक ही सीमित नहीं रहना है। एकेडमी जो मैं देखता हूँ कि साल में एक बार जिसे हम जिला वार्षिक नाट्योत्सव कहेंगे, तो दूसरे ज़िलों में भी जाइए, तलाशिए, वहाँ भी स्कोप है। उनको भी अगर मौका मिले तो हमारे 10 ज़िलों से 10 नाटक यहाँ से, अगर 10 मतलब फेस्टिवल यहाँ हो, 10 नहीं तो चलो 5 फेस्टिवल यहाँ हो, 5 श्रीनगर में हो, कश्मीर में हो, फिर 5 में से जो बेस्ट निकले उनका एक स्टेट फेस्टिवल हो जाए। लेट के 10 नाटकों का ही फेस्टिवल, स्टेट लेवल का फेस्टिवल हो जाए। उनमें से जो 3 नाटक जो हैं वो अगर अच्छे निकल जाते हैं, 3, 4, 5 नाटक जो अच्छे निकलते हैं, लगता है आपको कि आपके स्टेट का नाम रोशन कर सकते हैं, आपका एक दृष्टिकोण दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो उन 5 नाटकों को पूरे वर्ल्ड में घुमाइए, पूरे देश में घुमाइए, उससे आपके रंगमंच को पहचान मिलेगी। एक संस्था जो है वो करती रहे और वही हर जगह घूमती रहे, वही हर जगह जाती रहे, उससे काम नहीं चलेगा। हमें कोशिश करनी है हर जगह कंपटीशन पैदा करने की। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। दर्शकों, कलाकारों की माने तो 1 साल बड़ी मुश्किल से उन्होंने काटा है। सरकार की तरफ से भले ही 9-9 हज़ार रुपया उनको मिला है, लेकिन उससे बावजूद भी जो सराहना की वो उम्मीद रखते हैं, वो सराहना नहीं मिल पाती। दूसरी ओर क्लब को वंचन के लिए 50-50 हज़ार रुपया भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं अब कलाकार उत्साहित हैं और खुश हैं कि सोमवार से ये शुरू होगा, और इस फेस्टिवल को लेकर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भी थोड़े संतुष्ट नजर होने जा रहा है, तो जो कि 15 से शुरू है। तो कलाकारों का बहुत सारा उत्साह है, क्योंकि इतने समय कोविड की वजह से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, थिएटर फेस्टिवल हम लोग नहीं कर पाए थे। तो ये हम लोग एकेडमी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कोविड के बाद, अभी भी कोविड है लेकिन फिर भी उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और आर्टिस्टों के बारे में सोचा, क्योंकि आर्टिस्ट खाना खाने के बगैर ज़िंदा रह सकता है, लेकिन आर्टिस्ट परफॉर्मेंस के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये सबसे बड़ा अच्छी बात हुई है कि ये फेस्टिवल हो रहा है। लंबा अरसा, चलो भगवान का, ऊपर वाले का शुक्रिया कि लंबा अरसा नहीं है, ये कोविड की एक चपेट थी जिसमें सब लोग आए, उसमें कलाकार भी आए, बिजनेसमैन भी आए और क्षेत्र के लोग भी आए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ये कल्चरल एकेडमी की एक एनुअल फंक्शन होता है, ड्रामा फेस्टिवल, जो कि जम्मू में भी हो रहा है और कश्मीर में भी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। श्रीनगर में भी काफ़ी लोग सक्रिय तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जम्मू में भी सक्रिय तौर पे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जम्मू में कोई 15 ड्रामे हैं अलग अलग भाषाओं के, उसमें पंजाबी है, डोगरी है, हिंदी है, कश्मीरी है। तो एक जोश है यहाँ के ग्रुप्स में, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद, ये कोविड के बाद एक्टिविटी एक जनरेट हुई है और एकेडमी की तरफ से हो रही है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। इस पे ऑडिटोरियम की भी इनकी तैयारी है, सारा कुछ तैयार है और लोग अपनी रिहर्सल कर रहे हैं। तो मैं इन सब टीम को बधाई देता हूँ ये जो कर रहे हैं, और देखने वालों को और सारे दर्शकों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस दौरान आएँ
और कोविड-19 के जो रूल्स हैं उसको मद्देनज़र रखें। उसमें एकेडमी भी इनिशिएटिव ले रही है, जैसे सैनिटाइज़र का, मास्क का और सोशल डिस्टेंस का। तो आके उसी चीज़ों को, कोविड को मद्देनज़र रख के रूल्स को, तो लोगों का ड्रामा देखें और पसंद करें और आर्टिस्टों को इनकरेज करें। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने डीडीसी सदस्यों को धैर्य बरतने की सलाह दी। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है, पार्टी भी चाहती है कि आपको पूरे राइट्स मिले, क्योंकि आपका रोल यानी डीडीसी सदस्यों का रोल विकास में बड़ा अहम रहता है और इस अहम रोल को अहमियत दी जाएगी, जिसको लेकर के डीडीसी सदस्यों को, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन को धैर्य बरतना होगा। ये रमेश अरोड़ा का कहना है। उन्होंने भी इस विषय पर विचार करने के लिए कहा। लोगों को भी ये समझना चाहिए कि इस सारी व्यवस्था, मुझे लगता है कि अभी हाल ही में डीडीसी मेंबर्स के चुनाव हुए हैं। इस प्रदेश के लिए नया प्रोसेस ज़रूर है और पहली बार इस प्रकार इंट्रोड्यूस हुआ है। डीडीसी के मेंबर ने अपना विचार, अपना रोष व्यक्त किया है पावर्स के लेकर। मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर सीरियसली, वो एलजी साहब से भी मिले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर सीरियसली सोच रही है। उसको मुझे लगता है कि यूटीज़ की जो तर्ज है उसमें, जैसे हमारे यहाँ मॉडल अडॉप्ट किया गया, तो यूटी का जो मॉडल अडॉप्ट किया गया उसी तर्ज पर उसको डिफाइन करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस में मेंबर्स को भी थोड़ी पेशेंस रखने की ज़रूरत है कि इस एक्सरसाइज को एडमिनिस्ट्रेशन सीरियसली कंप्लीट करने जा रहा है और नई होने के कारण, प्रोसेस होने के कारण, कई बार नया प्रोसेस होने के कारण ये बेसिकली पंचायत का सेटअप और उसके और एमएलए सेटअप, लेजिस्लेशन जिन्होंने फॉर्मेट करना है, लॉज बनाने हैं और जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ये उनके बीच का सेटअप है। यानी कि एक प्रायर टू एमएलए, जिससे कि लेजिस्लेशन की पावर जो है उसे छोड़ दिया जाए, तो डेवलपमेंट की पावर जो है डीडीसी मेंबर्स के पास रहती हैं। उसके अनुसार मुझे लगता है कि उनकी ड्यू स्टेटस, ड्यू सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, रखा जाएगा भी। दर्शकों, लीकर ट्रेड की बात करें तो कहीं ना कहीं आबकारी विभाग की नीतियों पर पैंथर्स पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पैंथर्स पार्टी के नेता हर्षदेव सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने साफ कहा है कि आबकारी नीतियां जो है जम्मू के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि 74% से ज़्यादा रेवेन्यू जो है जम्मू से जनरेट होता है और बाकी रेवेन्यू कश्मीर से जनरेट होता है। कश्मीर में मात्र 4 दुकानें हैं, इस जम्मू में 200 से ज़्यादा दुकानें हैं। डेलीबरेटली एक अटेम्प्ट किया जा रहा है, जम्मू के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। ये हर्षदेव सिंह का कहना है। जम्मू को निचोड़ा जा रहा है। इस वक्त जो रेवेन्यू रियलाइजेशन हो रही है टैक्सेस के माध्यम से, उसका 76% हिस्सा जो है वो जम्मू से इकट्ठा हुआ। ये आंकड़े असेंबली से हमने इकट्ठे किए कि टोटल टैक्स कलेक्शन में जम्मू का शेयर 76% है, मात्र 24% जो है उस तरफ से आता है। अगर आपको शराब बेचकर रेवेन्यू इकट्ठा करना है तो दोनों रीजन्स में आप क्यों नहीं करते हैं? शराब पिलाकर जम्मू के लोगों को आप ये समझते हैं कि आप यहाँ जो है वो पैसा इकट्ठा करेंगे, तो ये एक अपने आप में जाति की सबसे बड़ी मिसाल होगी। जो टैक्सेस पहले ही जम्मू से इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिनका मैंने कहा 76% शेयर है, उसमें जीएसटी, उसमें एक्साइज ड्यूटी, उसमें पैसेंजर टैक्स, उसमें टोल टैक्स, उसमें एक्साइज ड्यूटी, उसमें वैट, उसमें मोटर स्पिरिट टैक्स और दूसरे टैक्स शामिल हैं। और टैक्स यहां से इकट्ठे करने के बाद सौगात जो है वो कश्मीर को दी जाती है, बार बार दी जाती। कितने ही ऐलानात 370 के हटने के बाद भी कश्मीर के लिए किए गए हैं। मुलाजमत देनी हो तो कश्मीर में।
दर्शकों, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघ ने भी सरकार को सीधी चेतावनी दी है। 15 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि 15 तारीख तक अगर उनकी मांगों को माना नहीं किया तो वो आने वाले दिनों में यानी 16 से बेमियादी हड़ताल पर जा सकते हैं। उनकी डिमांड यह है कि उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए और बाकी भत्ते भी उनको दिए जाना चाहिए जैसे बाकी मुलाजमों को दिए जाते हम शीन कर लेंगे, हम शीन कर लेंगे, हम शीन कर लेंगे, हम शीन कर लेंगे। जो आपने यहाँ चार्टर ऑफ डिमांड दिया हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इसके साथ साथ जो हमारी कॉरपोरेशन है और म्यूनसिपल कमेटी कश्मीर में है वो भी 17 तारीख से वो भी नोटिस में देने जा रही हैं। इसलिए हम अपील करते हैं फिर आपके माध्यम से सरकार से कि जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उसको पूरा किया जाए। डिमांड जो है जो 7 साल कवर कर चुके हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और जो 2.5 दिन की वेतन है उसको लागू किया जाए। SRO 43 के केस है उनको रीएग्जामिनेशन है, ऐसी चार्टर डिमांड है हमारा जो हमने ऑलरेडी दे चुके हैं, प्रशासन को दे चुके हैं हम। फिर आपसे माध्यम से जो हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि हमारा जो ये मसला है पूरा किया जाए ताकि सफाई व्यवस्था जो है बनी रहे। गर्मी का मौसम है, बहुत बुरा हाल है कंडीशन, इसलिए जो हम अपील करना चाहते हैं। दर्शकों, सफाई कर्मचारियों को ये भी मानना है कि बार बार सरकार से आग्रह करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कई मरतबा सरकार को इस बाबत रिटर्न में भी दिया गया, कई मरतबा सरकार को ये भी कहा गया है आंदोलन करके हड़ताल करके पूरा भी फेंक करके बताया गया, लेकिन सरकार मान नहीं रही है। लेकिन इस बार सफाई कर्मचारी निर्णायक लड़ाई लड़ने के मूड में है और वो चाहते हैं कि आखिरी लड़ाई अच्छे तरीके से लड़ी जाए और शायद इस संघर्ष को लेकर के वो पूरी तरह से तैयार भी है। और जो सरासर जो नाकामी जो एडमिनिस्ट्रेशन की रही है कि सफाई कर्मचारी जो है वो इस माहौल में स्ट्राइक पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन सफाई कर्मचारी को जो है मजबूर किया गया स्ट्राइक पर जाने के लिए। और आज 13वें दिन भी प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं है कि सफाई कर्मचारियों के साथ कोई बातचीत करके उनकी स्ट्राइक को जहाँ तो खुलवाया जाए, जहाँ उनके लिए जो कोई उनके जो कार्य हैं उन पर कोई वर्क किया जाए, जैसा कि उनका मिनिमम वेजेस जो है वो उसको लागू किया जाए और परमानेंट जो है उनको जो 7 साल कवर कर चुके हैं उनको परमानेंट किया जाए। तो गुजारिश रहेगी सरकार से यही, और ख़ास करके हमारी LG सरकार से ये अपील रहेगी कि आने वाले दिनों में जो जैसे कि गर्मी का माहौल जो बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि जब जम्मू कश्मीर और कॉरपोरेशन ये भी दोनों जो म्यूनसिपल कमेटियाँ कौंसिल है ये भी स्ट्राइक पर चली जाएंगी अगर, तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी होगी, शहरदारों को बड़ी दिक्कत परेशानी आएगी इसमें, क्योंकि आने वाले दिनों में गर्मी का माहौल ऐसे तेज़ी से बढ़ रहा है कि कूड़े के ढेर में जब बदबू उठती है तो उसके पास खड़े होना क्या उसके पास से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं गुजारिश मेरी रहेगी सरकार से यही कि जल्द से जल्द इनके लिए कोई अच्छा निर्णय लेके इनकी स्ट्राइक को जो है वो खुलवाया जाए। पूरा का पूरा जो सफाई व्यवस्था उसको बंद कर रखा है, क्योंकि हमारी काफ़ी देर से ये डिमांडें चल रही है, क्योंकि 25-25 साल हो गए हमारे सफाई कर्मचारियों को आज भी कैजुअल पर काम करते हुए। हमने प्रशासन से कई बार ये डिमांड की है कि हमारे सफाई कर्मचारियों को जल्द से जल्द परमानेंट किया जाए। और जैसा कि यूटी बने हुए कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, आज तक एम्प्लॉयज़ को जो है यूटी की मिनिमम वेजेस नहीं दिए गए। तो हम सरकार से अपील करते हैं मिनिमम वेजेस और एम्प्लॉयज़ को परमानेंट करना, ये जल्द से जल्द करें। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारी हमारे परमानेंट है उनका 2.5 डेज़ का वेतन काफ़ी देर से 2012 से एक ऑर्डर हुआ था, 2012 से लेकर आज तक वो हमारा वेतन जो है वो रोका गया है। उसके साथ साथ हमारे सफाई कर्मचारी जो है उनकी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा गया है कि सफाई कर्मचारी एरिया बढ़ चुका है, लेकिन सफाई कर्मचारी आज तक नहीं बढ़ाए गए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन से ये बार बार गुहार लगा रहे हैं कि एरिया बढ़े हैं और एम्प्लॉयज़ को भी बढ़ाया जाए, उनकी रीऑर्गेनाइजेशन की जाए। इसको बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।